हेलो क्लास। तो परमाणु संरचना का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या बात करी थी, अपन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे। स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि भाई जब भी कोई अपने पास अलग अलग टाइप की वेवलेंथ का मिक्सचर होता है, अलग अलग टाइप की जो है वो तरंग दैर्ध्यों का मिश्रण होता है, जैसे कि वाइट लाइट है, ठीक है। तो जैसे कि श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग तरीके की वेवलेंथ का क्या है, मिश्रण है। तो 7 अलग अलग तरीके की इसमें क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो इनको अगर अपन क्या करते हैं, प्रिज्म में से पास करवाते हैं, क्योंकि भाई अपन को ये पता है कि तरंग जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो क्या होती है कि अपने पथ से विचलित होती है। तो सातों कलर जो है, 7 कलर से 7 अलग अलग वेवलेंथ से मिलकर बना है, तो सातों वेवलेंथ क्या हो जाती है भाई, ऐसे करके स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। 7 अलग अलग जो है वो सातों वेवलेंथ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसी घटना को अपन स्क्रीन पर जो अपन को डायग्राम दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी यहाँ अगर अपन देखेंगे तो वेवलेंथ का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर चलने पर वेवलेंथ का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है, और ये जो वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है इसी को अपन बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये वाइट लाइट के एग्जांपल से अपन ने समझा। फिर अपन ने बहुत सारे जो है वो दो स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई किया था। एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक होता है कौन सा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो ये कैसे बनता है इसकी बात अपन ने कर ली थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात जो है वो अपन कर रहे थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपन ने देखा कि 2 तरीके से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी संभव है, हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम भी संभव है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में तो कितनी लाइनें मिलती है अपन को, अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती है, ठीक है ना। और वो डार्क लाइन क्यों दिखाई देती है, क्योंकि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो जिस वेवलेंथ के फोटोन को अवशोषित उसने कर लिया, ठीक है, वो वेवलेंथ अपन को आगे नहीं दिखाई देगी, उसकी जगह क्या दिखाई देगा, एक डार्क लाइन दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये तो अवशोषण स्पेक्ट्रम, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती है। क्लियर। फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, के लिए अगर केवल अपने पास एक ही हाइड्रोजन परमाणु है तो इस केस में जो है वो अपने पास N2 - N1, ये अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी, क्या, N2 - N1, ठीक है। और अगर मान लो एक हाइड्रोजन परमाणु का एक सैंपल दे रखा है, एक नमूना दे रखा है, तो इस केस में जो है वो अपन बोलते हैं अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होती है, N2 - N1 और N2 - N1 + 1/2, ठीक है ना। अगर अपने पास क्या केवल एक हाइड्रोजन परमाणु है, उस केस में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी है, N2 - N1। और अगर अपने पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, एक सैंपल होता है, तो N2 - N1, N2 - N1 + 1, ये वाला अपन को फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है ना। तो इन पर क्वेश्चन भी अपन ने देखे थे, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी अपन ने देखा था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ देखना, कई बार क्या होगा, जैसे यही एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक केस लेते हैं कि भाई आपको ऐसा दे दिया, किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी उत्तेजित अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में संक्रमित, द्वितीय की जगह जो है प्रथम कर देता हूँ, प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होते हैं, ठीक है, होते हैं, तो अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है कि भाई किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी उत्तेजित अवस्था से कहाँ पर, प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमित हुए, तो अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। और चौथी उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर क्या हो गया, 5, और प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब 2, ठीक है। अब कई बार क्या करेगा, ऑप्शन में आपको जो है वो कुछ यूँ ऑप्शन दे सकता है आपको, ठीक है ना। जैसे अपन अगर देखें इसको, तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया 20, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो 3 और ये 4 2, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया भैया 6
तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया 10, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया 8, ठीक है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब अपन लगाते हैं, अपना तरीका लगाते हैं कि भाई कितनी स्पेक्ट्रम में लाइनें दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथी उत्तेजित अवस्था, चौथी उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हो गया, n बराबर 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना है, n बराबर 2, प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर 2 में आना है। अगर एक ही हाइड्रोजन परमाणु है तो अपन क्या लगाएंगे, n2 माइनस n1, एक ही हाइड्रोजन परमाणु है तो n2 माइनस n1, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। n2 हमेशा ऊपर वाला होगा, n1 हमेशा नीचे वाला होगा। तो कितनी लाइनें दिखाई देगी, 3, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए जरा, 3 ऑप्शन में नहीं है, तो अब 3 ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो भाई अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि ज़रूर ये जो है वो सैंपल के लिए बात कर रहा है, कि एक हाइड्रोजन परमाणु का अपने पास क्या है, एक पूरा सैंपल है, और ये जो है वो सैंपल के लिए बात कर रहा है, यानी आपको जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो पूरे सैंपल के लिए निकालनी है। तो सैंपल के लिए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें रखो 5 माइनस कितना आया, 2, और ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 3, ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 बचेगा तो कितना बचा, 4/2, तो कितना आएगा 6। क्लियर है बात, यानी ये जो है वो 6 ऑप्शन में है, इसलिए अपन को जो है वो 6 टिक करना पड़ेगा, 3 ऑप्शन में नहीं है ना। तो इस केस में जो है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको जो है वो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, इसको सैंपल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ तक की बात अपन ने लास्ट क्लास में भी करी थी। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो ये है, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है। क्या, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं। देखो होता क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी उत्तेजित अवस्था से मतलब उच्चतर ऊर्जा स्तर से जब निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में आएगा, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो एक फोटोन एमिट करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा तो एक आपको वेवलेंथ उसके संगत दिखाई देगी, ठीक है ना। तो क्या किया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में ये जब जो स्पेक्ट्रमी लाइनें दिखाई देती है, इनका अलग अलग नाम रखा गया है, ठीक है ना। और ये नाम क्या है, तो ये चीज अपन को पढ़नी है, देखना जरा। देखें, अपनी हेडिंग है हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है। ये अपना टॉपिक है, ये हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना कि भाई ये अपने पास नाभिक है, ठीक है, नाभिक के बाद में ये अपने पास प्रथम कक्षा, ठीक है। अब मैं इसको सीधा बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अपन को काफ़ी जगह चाहिए, तो आप समझ जाना कि ये नाभिक के नीचे ये n बराबर 1 है, फिर इसके बाद में ये n बराबर 2, ये अपने पास तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये n बराबर 4, 5, 6, 7, और ये हो गया भाई अपने पास अनंत। ध्यान से देखना जरा, ये है n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो है वो अपने पास क्या हो गया भाई, n बराबर अनंत। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखना जरा कि भाई हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था से, ध्यान से सुनना कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी उत्तेजित अवस्था से अगर पहली कक्षा में आता है, यानी n बराबर 1 में आता है, एक डस्टर जो है सूखा डस्टर चाहिए ना, ये गीला। तो हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था से n बराबर 1 में आता है, ठीक है ना, तो ये जो रेखा मिलेगी आपको, जो स्पेक्ट्रमी लाइन मिलेगी, उसको अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था से, ठीक है ना, यानी अगर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 2 से मान लो 1 में आ रहा है, या 3 से जो है वो 1 में आ रहा है,
या 4 से 1 में आ रहा है, या 5 से 1 में आ रहा है, 6 से 1 में आ रहा है, ठीक है, 7 से 1 में आ रहा है, या फिर अनंत से 1 में आ रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहली कक्षा में अगर पहुंचता है, किसी भी उत्तेजित अवस्था से प्रथम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो भी रेखा मिलेगी उन रेखाओं का नाम रखा गया है कि आज के बाद में इन रेखाओं को अपन लाइमन सीरीज बोलेंगे, लाइमन सीरीज, ठीक है। हिंदी में भी इसको लाइमन श्रेणी बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। क्लियर है बात, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, किसी भी उत्तेजित अवस्था से प्रथम यानी मूल ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जितनी भी रेखाएं मिलेगी उनको क्या बोलेंगे अपन, लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्लियर है बात। फिर देखो, ऐसे ही हाइड्रोजन परमाणु में जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था से, किसी भी उत्तेजित अवस्था की बात कर रहा हूं, कि कहीं से भी अगर n बराबर 2 में आता है, n बराबर कहाँ आ गया, 2 में आ गया, मान लो 3 से 2 में आ गया, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, ये 7 से 2 में आ गया मान लो, या फिर अनंत से जो है वो कहाँ से आ गया, 2 में आ गया, है ना, 7, 8 कहीं से भी, तो कहीं से भी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 2 में आता है, तो ये जो स्पेक्ट्रम में लाइनें मिलती है इनको अपन बोलते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। हिंदी में इनको बोलते हैं भाई बामर श्रेणी, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं बामर सीरीज, है ना, इंग्लिश में बामर सीरीज, और हिंदी में बोलते हैं बामर श्रेणी। यानी इनका नाम जो है वो क्या रखा गया है, बामर की लाइनें रखा गया, बामर की स्पेक्ट्रमी लाइनें रखा गया, ठीक है ना। फिर अगर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 3 में आता है, ठीक है, कहीं से भी कहाँ आया, n बराबर 3 में, जैसे 4 से 3 में आ गया, 5 से 3 में, 6 से 3 में, या 7 से 3 में, या फिर अनंत से अगर n बराबर 3 में आता है, तो जो भी स्पेक्ट्रम में लाइनें दिखाई देती है इनको जो है वो लाइमन, बामर, बामर के बाद में जो है वो अपने पास आता है भाई पाश्चन श्रेणी, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है भाई, पाश्चन श्रेणी की लाइनें होती है। n बराबर 3 में आएगा तो पाश्चन, n बराबर 2 में आएगा तो बामर, n बराबर 1 में आएगा तो लाइमन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी n बराबर 4 में आता है, तो भाई इनका जो नाम है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इनको बोलते हैं, देखो, लाइमन, बामर, पाश्चन, पाश्चन के बाद में आता है भाई ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है ना। ये साथ साथ आप जो है वो डायग्राम बनाते जाए, नोट करते जाए। तो लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 5 में आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 5 पे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फुंड। फुंड के बाद में अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 में आता है, 7 से 6 में, 8 से 6 में, 9 से 6 में, या अनंत से 6 में, तो इनको बोलते हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, हम्फ्री श्रेणी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल जो है वो कितने नाम हो गए, 6 नाम हो गए, और इन 6 नाम को आपको जो है, जो सीक्वेंस में मैंने लिखा है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जरा, इसी सीक्वेंस में आपको इन 6 नामों को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। कि हाइड्रोजन परमाणु में जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था से अगर n बराबर 1 में आएगा तो बोलेंगे लाइमन सीरीज की रेखाएं, लाइमन श्रेणी की रेखाएं। n बराबर 2 में आएगा तो बामर श्रेणी, n बराबर 3 में पाश्चन, n बराबर 4 में ब्रैकेट, n बराबर 5 में फुंड, n बराबर 6 में हम्फ्री। क्लियर है बात। अब देखना जरा कि लाइमन की ये जो लाइन देख रहे हो आप, पहली लाइन, ठीक है ना, पहली लाइन कहाँ से कहाँ, 2 से 1 में आ रही है, तो पहली लाइन जो होती है किसी भी सीरीज की, इसको अल्फा बोल सकते हैं, सेकंड लाइन को जो है बीटा बोलते हैं, थर्ड लाइन को गामा, फोर्थ लाइन को डेल्टा, ईटा, जीटा, नीटा, ये आगे से आगे लगातार चलता जाएगा। कम से कम 3 लाइनों के लिए आपको ध्यान में रखना है क्या, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना, 3 ध्यान में रखना है। अल्फा, अल्फा का मतलब फर्स्ट लाइन, बीटा का मतलब सेकंड लाइन, गामा का मतलब थर्ड लाइन, ठीक है। ऐसे ही बामर में फर्स्ट लाइन अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड जो है वो गामा, आगे से आगे लगातार जो है हर सीरीज के लिए आपको ध्यान में रखना है। जब भी अल्फा लिखा हुआ हो समझ जाना कि ये फर्स्ट लाइन को इंडिकेट करता है, बीटा जो है वो सेकंड लाइन, और गामा जो है वो थर्ड लाइन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। फिर देखना जरा, अब एक एक सीरीज का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, अपन वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले अपन लाइमन सीरीज को देखते हैं, ठीक है। पहले अपने पास है लाइमन सीरीज, लाइमन, ठीक है, सीरीज, लाइमन श्रेणी, ठीक है। इसके लिए देखना जरा, अपन ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी उत्तेजित अवस्था से,
है ना, निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा तो क्या करेगा, उसके संगत एक फोटोन उत्सर्जित करेगा। क्लियर है बात। तो लाइमन सीरीज जो है, लाइमन सीरीज नाम कब दिया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ आता है, पहली कक्षा में आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से भी अगर पहली कक्षा में आता है, मूल ऊर्जा स्तर में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो स्पेक्ट्रम में लाइन अपन को दिखाई देगी उसको क्या बोलेंगे अपन, लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्लियर है बात। तो यानी लाइमन सीरीज के लिए अब याद करो जरा, मैंने आपको बताया था कि भाई ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, N2 होगा, नीचे वाला क्या होगा, N1। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो N2 होगा और जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या होगा, N1 होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा कितनी होती है भैया, 1 होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कौन सी ऊर्जा स्तर में आएगा, प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो N2 क्या क्या हो सकता है भाई, 2 3 4 5 6, आगे से आगे अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यानी लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, छठे से पहले में आ सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो उनको अपन क्या बोलेंगे भैया, लाइमन सीरीज बोलेंगे। तो ये लाइमन सीरीज के लिए N1 और N2 की वैल्यू हो गई। ठीक है। अगर मैं बोल दूं लाइमन की प्रथम रेखा, लाइमन की प्रथम रेखा, तो प्रथम रेखा के लिए N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। N1 की वैल्यू, लाइमन की कोई भी रेखा बोले, चाहे प्रथम, द्वितीय, थर्ड, फोर्थ, कोई भी रेखा बोले, N1 की वैल्यू अगर लाइमन है तो हमेशा 1 होगी। N2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, प्रथम रेखा के लिए 2। ठीक है ना। ये लाइमन की पहली रेखा है, ये वाली जो दिख रही है ये लाइमन की क्या है, सबसे पहली रेखा। फिर ये लाइमन की दूसरी रेखा हो गई, ये लाइमन की तीसरी रेखा, ये लाइमन की चौथी रेखा हो गई। ठीक है ना। तो लाइमन की प्रथम रेखा का मतलब N1 की वैल्यू कितनी है, 1, N2 की वैल्यू कितनी है, 2। द्वितीय रेखा का मतलब क्या हो जाएगा, द्वितीय रेखा, तो द्वितीय रेखा का मतलब हो जाएगा N1 की वैल्यू बोलो जरा, ये तो हमेशा 1 ही रहनी है। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, 3। यानी अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आता है तो लाइमन की फर्स्ट लाइन दिखेगी, 3 से 1 में आता है तो लाइमन की सेकंड लाइन दिखेगी। तृतीय रेखा का मतलब 4 से कहाँ आएगा, 1 में। अगर मैं बात करूं अंतिम रेखा, तो अंतिम रेखा जो है इसके लिए देखना जरा, N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये तो हमेशा 1 ही होगी, लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो कोई भी रेखा आ जाए N1 की वैल्यू हमेशा लाइमन के लिए 1। अब लास्ट लाइन जो है वो देखना जरा कहां से आएगी, लास्ट लाइन। अगर इलेक्ट्रॉन अनंत से n बराबर 1 में आ जाए तो लाइमन की लास्ट लाइन आपको दिखेगी। तो हमेशा ध्यान में रखना N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू कितनी, अनंत। अब ध्यान क्या रखना है कि भाई लास्ट लाइन किसी की भी हो, चाहे लाइमन की हो, बामर की, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, कोई भी हो, लास्ट लाइन किसी की भी हो, उसके लिए हमेशा N2 का मान कितना होगा, अनंत। ठीक है ना। ध्यान से देख लो जरा, लास्ट लाइन जो है वो यहाँ, ये वाली लास्ट लाइन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अनंत से आ रहा है, यहाँ लास्ट लाइन, यहाँ इलेक्ट्रॉन अनंत से आ रहा है, ये लास्ट लाइन इलेक्ट्रॉन अनंत से, इलेक्ट्रॉन अनंत से, इलेक्ट्रॉन अनंत से। लास्ट लाइन जो भी होती है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आता है, अनंत से। तो लास्ट लाइन के लिए ध्यान में रखोगे क्या, N2 की वैल्यू कितनी होगी, अनंत। ठीक है। तो ये लाइमन सीरीज के लिए आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई लाइमन की फोर्थ रेखा के लिए जो है वो N1 का मान क्या होगा और N2 का मान क्या होगा, लाइमन की 8वीं रेखा के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है बात। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये लाइमन सीरीज। दूसरा जो है वो अपने पास है भाई बामर सीरीज। ठीक है, बामर श्रेणी के लिए। तो बामर जो है इसके लिए देखो जरा, N1 की वैल्यू बता दो मेरे को क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा। तो ध्यान से देखना जरा, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोलते हैं। तो N1 की वैल्यू 2 होगी, N2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 अनंत तक N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये अपने पास बामर की सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। क्लियर है बात। तो लाइमन हो गया, बामर हो गया। बामर की फर्स्ट लाइन बोलो जरा, बामर की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, बामर की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन का मतलब वही प्रथम रेखा। बोलो, प्रथम रेखा के लिए N1 की वैल्यू कितनी, 2 और N2 की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। थर्ड लाइन, थर्ड लाइन बोलना जरा, N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर है बात। अगर मैं बोलूं लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन के लिए N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू कितनी होगी, अनंत। किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन की बात जब भी करें तो वो हमेशा जो है वो किस में आता है, वो N2 जो है वहाँ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। किसी भी सीरीज के लिए लास्ट लाइन के लिए हमेशा N2 की वैल्यू कितनी आएगी, अनंत आएगी। क्लियर है बात। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लाइमन हो गया, बामर हो गया। ठीक। अब देखो जरा,
लाइमन सीरीज की जितनी भी लाइनें हैं भाई, एक स्पेक्ट्रमी लाइन का मतलब क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा, उस फोटोन की कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये देखा गया है कि लाइमन की जितनी भी रेखाएं हैं अपने पास, ठीक है, तो ये सारी की सारी जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था से n बराबर 1 में आता है तो जो फोटोन उत्सर्जित करेगा उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है, ठीक है, पराबैंगनी रीजन की होती है। याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको बताया था गामा रेस, गामा के बाद में जो है वो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद में जो है वो इन दोनों के बीच में जो है दृश्य प्रकाश, दृश्य के बाद में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में जो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो वहीं पर ये देखा जाता है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी उत्तेजित अवस्था से अगर n बराबर 1 में आता है, ठीक है, तो ये सारी की सारी वेवलेंथ, जितनी भी वेवलेंथ दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी किस श्रेणी में होगी, किस रीजन में होगी, ये अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होती है, पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। ऐसे ही बामर की जितनी भी लाइनें हैं, बामर की जितनी भी लाइनें, ये सारी की सारी जो है वो दृश्य क्षेत्र में होती है, दृश्य क्षेत्र, ठीक है। और दृश्य क्षेत्र में होने का मतलब ये है कि भाई यहाँ जब भी इलेक्ट्रॉन जो है, दृश्य क्षेत्र, जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है तो दूसरी कक्षा में जब भी आएगा तो जो फोटोन एमिट करेगा उस फोटोन का कोई ना कोई कलर होगा। यानी यहाँ दृश्य क्षेत्र में आने का मतलब यह है कि आपको विबज्योर में से कोई कलर दिखाई देगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब भी किसी उत्तेजित अवस्था से n बराबर 2 में आएगा तो कोई ना कोई कलर आपको दिखाई देगा, विबज्योर में से कोई ना कोई, जिस भी कलर के संगत वेवलेंथ निकल रही है वो कलर आपको दिखाई देगा। समझ गए बात को? तो दृश्य क्षेत्र हो गया। दृश्य के बाद में इसके बाद की जितनी भी है ये सारी की सारी, ये जो है ये सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो अपने पास अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, और फिर इसके बाद में जितने भी है सारी की सारी अवरक्त श्रेणी में आएगी, यानी पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सारी की सारी जो है वो किस में आती है, अवरक्त श्रेणी में आती है, ठीक है। और इसके ऊपर की जितनी भी है वो सारी उनको सुदूर अवरक्त बोलते हैं, फार इंफ्रारेड बोलते हैं। तो आप तो केवल इंफ्रारेड ध्यान में रख लेना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बामर की सीरीज जो है आपको कलर केवल तभी दिखाई देगा, कोई ना कोई कलर, किसी न किसी कलर का प्रकाश उत्सर्जित होता हुआ तभी दिखाई देगा जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी उत्तेजित अवस्था से n बराबर 2 में आएगा। जब बामर की स्पेक्ट्रमी लाइन मिलेगी तो ही आपको स्क्रीन पर कलर दिखाई देगा। लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है और बाकी सारी जो है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो लाइमन के लिए अपन ने देख लिया, बामर के लिए देख लिया, बाकी सारी कर लेते हैं। एक बार मेरे साथ जो है वो आप बोलेंगे लाइमन, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ठीक है। बोलो मेरे साथ, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। एक बार और, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। क्लियर है बात? ठीक है। लाइमन की जो रेखाएं हैं वो कौन से रीजन में आएगी? लाइमन की आएगी अल्ट्रावायलेट में, बामर की रेखाएं आएगी किसमें? दृश्य क्षेत्र में, और इसके बाद की जितने भी है वो इंफ्रारेड रीजन में आएगी, ठीक है। तो इसको मिटा के अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड जो है लाइमन, बामर, फिर आ गया अपने पास पाश्चन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, वही n1 और n2 की वैल्यू अपन को चेक करनी है। तो बोलना जरा n1 की वैल्यू कितनी होगी? 3, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से भी अगर n बराबर 3 में आता है तो जो स्पेक्ट्रम में लाइन दिखाई देगी उसको क्या बोलेंगे? पाश्चन। n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 4, 5, 6, 7, अनंत तक कुछ भी हो सकती है ना। फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा भाई? फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, ठीक। सेकंड लाइन की बात करें, सेकंड लाइन में n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। अगर लास्ट लाइन की बात करें तो लास्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू कितनी? वो ही 3, और n2 की वैल्यू लास्ट लाइन के लिए किसी भी सीरीज के लिए कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। तो ये पाश्चन सीरीज हो गई। तो फिर चौथी जो है वो देखते हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए देखना जरा, ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी
चौथी कक्षा में आता है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, ब्रैकेट सीरीज बोल देंगे। n2 की वैल्यू 5, 6, 7 और अनंत तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन की अगर देखें, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू बोलना 4, n2 की वैल्यू कितनी होगी 5। सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन के लिए n1 की वैल्यू वही 4 ही होगी और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अगर लास्ट लाइन लिख दूं, लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू कितनी 4 और n2 की वैल्यू, किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू हमेशा अनंत होती है। फिर ब्रैकेट के बाद में लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है, पी साइलेंट होता है, फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज के लिए जो है वो n1 की वैल्यू कितनी 5 और n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 6, 7, 8, आगे अनंत तक कुछ भी हो सकती है। अगर फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, अपने पास n1 की वैल्यू कितनी 5 और n2 की वैल्यू कितनी होगी 6, यानी फर्स्ट लाइन किसकी, फुंड की फर्स्ट लाइन, ठीक है। फिर सेकंड लाइन देखें, फुंड की सेकंड लाइन, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू कितनी 5 ही रहेगी, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। और लास्ट लाइन अगर लिख दूं, तो लास्ट लाइन अंतिम रेखा, तो n1 की वैल्यू तो कितनी 5 ही रहेगी, बस n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अनंत। किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है उसके लिए हमेशा जो है वो कितना होता है n2 अनंत होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, लास्ट जो है वो अपने पास कौन सा बचा है, हम्फ्री बचा है। इसको भी देख लें, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो हम्फ्री सीरीज के लिए देखना जरा, n1 की वैल्यू बोल दो जरा कितनी होगी, n1 की वैल्यू 6, यानी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी n बराबर 6 में आता है तो जो भी स्पेक्ट्रम में लाइन मिलेगी उसको हम्फ्री सीरीज बोलेंगे। n2 की वैल्यू जो है वो 7, 8, 9 और ये अनंत तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम्फ्री सीरीज हो गई। फर्स्ट लाइन ऑफ हम्फ्री बोलो जरा, n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू 6, n2 की वैल्यू कितनी होगी 7। सेकेंड लाइन ऑफ हम्फ्री, सेकेंड लाइन, n1 की वैल्यू कितनी 6, n2 की वैल्यू कितनी 8। लास्ट लाइन की बात करें तो लास्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू तो 6 और किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है ना। तो ये हम्फ्री सीरीज हो गई, ठीक है। तो जितनी भी सीरीज थी इन सब के लिए आपको क्या ध्यान में रखना, आपको n1 की वैल्यू कम से कम ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। n1 की वैल्यू ध्यान में रखनी है और n2 की वैल्यू जो है, अगर n1 की वैल्यू पता है तो उसके संगत आप n2 की वैल्यू जो है उसके लिए आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखना जरा, आपको हर सीरीज के लिए n1 पता चल गया कि कौन सी सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है, यानी कब इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट बोलेंगे। n बराबर 1 में आता है तो उसको लाइमन बोलेंगे, n बराबर 2 में आता है तो उसको बामर बोलेंगे। तो n1 की वैल्यू आपको हर सीरीज के लिए ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो बेसिक क्वेश्चन यही आ सकता है कॉलम मैचिंग वाला, कि भाई आपको जो है वो मैच करना है ना, कि आपको पूछ लेगा कि भाई पास्टन के लिए n1 क्या हो सकता है, n2 क्या क्या हो सकता है, पास्टन की जो भी रेखाएं हैं ये कौन सी श्रेणी में आती है, कौन से क्षेत्र में आती है। तो पास्टन, लाइमन किस क्षेत्र में आता है, लाइमन अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। लाइमन के बाद बामर जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो बामर जो है वो दृश्य क्षेत्र में आता है। दृश्य, इसके बाद की जितने भी वो सारे के सारे अवरक्त क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्र भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखना, एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहीं लिख देता हूं, किसी भी श्रेणी के लिए एनवी रेखा, एनवी रेखा के लिए n2, देखो जरा, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई बामर की पांचवी लाइन, बामर की पांचवी लाइन के लिए n1 n2 बताओ, समझो ध्यान से, बामर की कौन सी पांचवी लाइन के लिए n1 n2। तो एक तरीका तो ये है कि n1 तो अपन बता ही देंगे, बामर के लिए n1 कितना 2, अब n2 बताना है पांचवी लाइन। तो ये देखना जरा, 3 से 2 पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और 7 से 2 पांचवी लाइन, यानी n2 की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है। यानी पांचवी लाइन कब बोलेंगे, जब 7वीं से 2 में आएगा तो उसको बामर की पांचवी लाइन बोलेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एक तो इतना काम करना पड़े कि भाई 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2। अगर मैं बोल दूं मान लो बामर की 12वीं लाइन, तो आप 12 तक जो है वो काउंट करते जाओ, ठीक है।
तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इसके लिए ये चीज ध्यान में रखो, किसी भी श्रेणी के लिए एनवी लाइन, एनवी रेखा, और एनवी रेखा के लिए अपन को, अच्छा n1 की वैल्यू तो सबके लिए पता ही है, लाइमन के लिए कितनी होती है, 1, बामर के लिए 2, लाइमन बामर पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पुंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6। n1 की वैल्यू सबके लिए अपन को पता है। अब किसी भी सीरीज के लिए आपको nth लाइन बोल दे, कोई भी एनवी लाइन बोल दे, तो आपको क्या करना है, उसके लिए n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 प्लस n, ये n2 की वैल्यू आएगी, ये ध्यान में रखना। क्या, किसी भी सीरीज के लिए एनवी लाइन के लिए क्या करो, जो भी एनवा पद जो भी है उसमें n1 की वैल्यू ऐड कर दो, तो आपके पास उस सीरीज के लिए n2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं बोला कि बामर की 5वीं लाइन, अब n की वैल्यू कितनी है, 5, बामर की 5वीं लाइन पूछी ना, तो 5 प्लस n1 कितना हो गया, 7, ये लो n2 की वैल्यू आ गई कितनी, 7। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं आपको, है ना, इन सब के लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, इनके लिए आपको n2 लिखना है ना, लाइमन की छठी रेखा, आपको जो भी मैं दे रहा हूं इन सब के लिए n1 और n2 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, फिर बामर की 7वीं रेखा, ठीक है, हम्फ्री की 4थी रेखा, क्योंकि ये चीज जो है वो आना बहुत जरूरी है, बार बार अभी अपन क्वेश्चन में भी इसको काम में लेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में फुंड की 10वीं रेखा। ठीक है, अब देखो जरा, इनके लिए n1 और n2 की वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले लाइमन दे रखा है, तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब n2 की वैल्यू देखना जरा, n2 की वैल्यू, छठी रेखा बोल रखा है, यानी यहाँ n की वैल्यू कितनी है, nवीं रेखा, तो छठी रेखा n की वैल्यू 6 प्लस जो भी n2 है, तो जो भी रेखा दे रखी है वो प्लस n1 कितना, 7, यानी लाइमन की छठी रेखा का मतलब इलेक्ट्रॉन 7 से कहाँ आएगा, 1 में आएगा। ठीक है, बामर की 7वीं रेखा, n1 की वैल्यू बामर के लिए, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, ये लो, ये n1 की वैल्यू आ गई। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1, बामर के लिए 2, लाइमन बामर पास्टन के लिए 3, पास्टन के बाद ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6। ठीक है, तो ये n1 की वैल्यू आ गई सबके लिए। तो बामर की 7वीं रेखा, n1 बराबर 2 और n2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9, यानी इलेक्ट्रॉन 9 से कहाँ आएगा, 2 में आएगा। हम्फ्री की 4थी रेखा, n1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, हम्फ्री लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, n1 की वैल्यू कितनी, 6, n2 की वैल्यू 4थी रेखा, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, यानी इलेक्ट्रॉन 10 से कहाँ जाएगा, 6 में जाएगा, तो अपन बोलेंगे हम्फ्री की 4थी रेखा दिखाई देगी। फुंड की 10वीं रेखा, तो n1 की वैल्यू जो है फुंड के लिए, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड 5, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 5 कितना, 15, यानी 15वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आएगा, 5वीं में आएगा, तो फुंड की 10वीं स्पेक्ट्रमी रेखा दिखाई देगी। तो किसी भी सीरीज के लिए n2 का मान क्या हो जाएगा, अपन nवीं रेखा प्लस n1। ठीक है, किसी भी श्रेणी के लिए n2 की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी रेखा नंबर, जो भी रेखा संख्या दे रखी है उसमें क्या कर दो आप, n1 की वैल्यू ऐड कर दो उस श्रेणी के लिए, तो आपको जो है वो क्या दिखाई दे जाएगा, आपको जो है n2 की वैल्यू मिल जाएगी। और किसी भी श्रेणी के लिए लास्ट लाइन अगर बोले, किसी भी श्रेणी की अंतिम रेखा अगर बोले, तो अंतिम रेखा के लिए n2 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, अंतिम रेखा के लिए n2 की वैल्यू हमेशा होगी अनंत। कोई भी श्रेणी हो, चाहे लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री कोई भी हो, इनमें से अगर लास्ट लाइन बोलेगा जब भी, तो हमेशा अपन क्या बोलेंगे, हमेशा अपन बोलेंगे लास्ट लाइन के लिए n2 कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, जो भी स्पेक्ट्रम में लाइनें थी वो सारी अपन ने देख ली। अब देखो जरा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखें, देखें सबसे बेसिक सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और बेसिक से स्टार्ट करके थोड़े से आगे अपन बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको दे दिया,
ठीक है। ऐसे मैंने आपको बोल दिया बामर की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको बोल दिया बामर की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चेक करते हैं, देखना जरा, पहले क्वेश्चन को समझ लो फिर देखते हैं। देखो, बामर की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो एक चीज देखो, पहले तो तरंगदैर्घ्य तो निकाल लेंगे, पहले n1 और n2 चेक कर लेते हैं। तो बामर दे रखा है तो n1 की वैल्यू क्या होगी 2, n2 की वैल्यू कैसे निकाले, तो तीसरी रेखा दे रखी है तो तीसरी रेखा प्लस 2 कितना 5, यानी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ लेके आना है, 2 से 5 से 2 में लेके आना है, यानी n बराबर 5 और n बराबर 2, 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 2 में आएगा, ठीक है। 5 से 2 में आएगा तो बोल रहा है कि जो फोटोन एमिट होगा, ठीक है, इसकी कुछ वेवलेंथ होगी, तो ये वेवलेंथ कितनी है। तो याद करो, अब ये काम अपन कर चुके हैं, आप क्वेश्चन जो है वो अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं ऐसा, ठीक है, बस लैंग्वेज अलग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा निकालना है। याद करो, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर और 1/r z स्क्वायर। ये मैंने लैम्डा निकालने का फॉर्मूला बताया था, कब, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तब। क्लियर है बात। तो ध्यान से देखो, लैम्डा अपने पास इस सूत्र से आ जाएगा। अब z के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है क्वेश्चन में कि भाई z क्या है, तो आपको जो है अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप हाइड्रोजन ले सकते हो। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए मान के चलेंगे तो n1 की वैल्यू तो कितनी हो गई 2, 2 का स्क्वायर 4, n2 की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21, और ये हो गया भाई 1/r, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा 25 और 100 बट्टा 21r। ये लो जी, ये अपने पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 100/21 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, लो जी, ठीक है ना। तो ये एंगस्ट्रॉम में भी यहाँ से आ सकता है, आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर भी बता सकते हो, काटापीटी करके जो है वो कितना आएगा वेवलेंथ, ये अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो है बेसिक सा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि बामर की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, या फिर कोई भी सीरीज की आपको कोई भी लाइन पूछ सकता है, वेवलेंथ आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है बामर की तीसरी रेखा की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, बामर की तीसरी रेखा की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, n बराबर 5 में से इसकी ऊर्जा में से E5 में से E2 जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और E2 का मान हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 3.4, E5 का मान आपको बताया हुआ माइनस का 0.54, ठीक है ना। तो क्या कर दो भाई, इसमें से ये माइनस कर दो तो अपने पास डायरेक्टली एनर्जी भी आ जाएगी कि ऊर्जा कितनी होगी, कितनी ऊर्जा का फोटोन जो है ये एमिट करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। और देखो जरा, और बेसिक सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन अगला है ना। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ इनका कंसेप्ट पहले अपन देख चुके हैं, कंसेप्ट एक ही है। आपको वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ निकालने का सूत्र यही है, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/r z स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, और इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने पहले कर दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको बोल दिया कि भाई लाइमन हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन की द्वितीय रेखा तथा बामर की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन की द्वितीय रेखा और बामर की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो जरा, वो फॉर्मूला अपने पास है, पहले अपन चेक कर लेते हैं। एक तो लाइमन की द्वितीय रेखा, ठीक है, ये दे रखा है हाइड्रोजन के लिए ही,
और बामर की भी द्वितीय रेखा। तो लाइमन की द्वितीय रेखा के लिए लाइमन सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है। तो लाइमन की द्वितीय रेखा, n1 की वैल्यू लिख लो, n2 की वैल्यू, n1 बराबर 1 और n2 बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि सेकंड लाइन दे रखी है, n1 की वैल्यू 1 है तो सेकंड प्लस 1 कितना 3, ठीक है। और फिर बामर की द्वितीय रेखा, तो सेकंड लाइन ऑफ बामर, तो बामर की सेकंड लाइन दे रखी है, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू कितनी है बामर की सेकंड लाइन में, n1 की वैल्यू लाइमन बामर 2, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो अब देखो जरा, आपको दोनों की वेवलेंथ का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो लैम्डा लाइमन, और लाइमन की कौन सी लाइन है, लाइमन में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ रहा है, तो 3 से 1 में आ रहा है, ठीक। और इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा बामर, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां 4 से 2 में आ रहा है, तो इन दोनों वेवलेंथ का अनुपात ही तो पूछा है, सिंपल सा काम है, वो रहा फॉर्मूला n1 स्क्वायर, दोनों को रेशियो में ले लेंगे, n1 स्क्वायर कितना 1, n2 स्क्वायर 9 अपॉन 9 माइनस 1 8 और ये r, z तो कितना हो गया 1, यहाँ पर कर लो n1 स्क्वायर 4, n2 स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना 12 और ये r, खत्म बात है ना, ये 4 तिया 12, तो ये हो गया भाई 16/3 r, और ये कितना हो गया भाई 9/8 r। अब दोनों को रेशियो में लेना है, तो दोनों को रेशियो में, लैम्डा लाइमन, लाइमन की जो है वो कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन है, लैम्डा बामर, बामर की भी सेकंड लाइन 4 से 2, तो 9/8 r है ना, और ये नीचे जाएगा तो 16, ऊपर चला जाएगा कितना 3 r, r से r क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 9 का 27, और ये कितना हो गया, ये अपने पास आ जाएगा कितना 48 4 12 128, ठीक है ना। तो ये रेशियो आ गया अपने पास किसका, जो क्वेश्चन पूछा है कि लाइमन की सेकंड लाइन और बामर की सेकंड लाइन, इनकी वेवलेंथ का रेशियो पूछा है कितना 27/128, क्लियर है बात, ऐसे अपन सॉल्व करेंगे। तो केवल लैंग्वेज जो है वो क्या है अलग है, बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पहले के जैसा ही है, कंसेप्ट जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, कंसेप्ट जो है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और देखो जरा और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक और क्वेश्चन का पैटर्न इस पर देख लेते हैं अपन। आपको ऐसे भी बोल सकता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन की तृतीय रेखा तथा He+ के लिए पाश्चन की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन की तृतीय रेखा तथा He+ के लिए पाश्चन की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें जो है वो Z भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है ना। और हीलियम के लिए जो है वो पाश्चन की द्वितीय रेखा निकालते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए लाइमन की तृतीय रेखा, तो लैम्डा हाइड्रोजन के लिए लाइमन की तृतीय रेखा, n1 की वैल्यू लाइमन के लिए कितनी 1, तृतीय रेखा का मतलब n2 की वैल्यू कितनी होगी 4 डिवाइड बाय लैम्डा He+ के लिए पाश्चन की द्वितीय रेखा, लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन के लिए n1 की वैल्यू 3, ठीक, n2 की वैल्यू पाश्चन की द्वितीय रेखा, तो 3 + 2 कितना 5, यानी हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आ रहा है और हीलियम में इलेक्ट्रॉन 5 से 3 में आ रहा है, इन दोनों का रेशियो मेरे को निकालना है। तो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर कितना 1, n2 स्क्वायर कितना 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 r, z स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, n1 स्क्वायर 9, n2 स्क्वायर 25 और 25 में से हो गया कितना 16 और ये r, और z स्क्वायर हीलियम के लिए कितना हो जाएगा z स्क्वायर 4, लो जी खत्म बात। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर आया 16/15r और नीचे वाला जो है ये ऊपर जाएगा, तो 16r गुणा 4 और गुणा 9 गुणा 25, तो ये r से r क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये जो है इसको जब सॉल्व करेंगे
यही अपना आंसर है क्या, 16 गुना 16 गुना 4 डिवाइड बाय 15 गुना 9 गुना 25, ठीक है ना। तो ये गुणा भाग करना है, ये जो है ये अपना रेशियो आएगा किसका, जो ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें z जो है वो भी क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। एक कंसेप्ट देखो जरा, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, समझ गए। अब देखो कि भाई किसी भी श्रेणी के लिए अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, इसको ध्यान से देखो कि किसी भी श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य, कोई भी श्रेणी हो, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुट, हम्फ्री, उसके लिए अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य अपन को क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा इज इक्वल टू अपन ने बोला n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर 1 बाई आर जेड स्क्वायर। तो किसी भी श्रेणी के लिए अंतिम रेखा के लिए n2 का मान कितना होता है, हमेशा अनंत, ठीक है। तो n2 की वैल्यू जो है वो यहाँ अनंत रख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ अनंत रखोगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ देखो जरा, अगर n2 की वैल्यू अनंत रख दूँ, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई अनंत, अनंत का स्क्वायर कितना होगा, अनंत ही होगा। तो अनंत रख दिया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0, 1 बट्टा अनंत 0। तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू अपने पास आ गया आर जेड स्क्वायर और अंदर बच गया 1 बाई n1 स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, n1 स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये लो जी, किसी भी सीरीज की अगर आपको लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी है तो आपको सिंपल सा काम ये करना है, n1 स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर, ये याद रख लो, ठीक है ना। किसी भी श्रेणी की लास्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, n1 स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर, क्योंकि लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू हमेशा कितनी, अनंत। तो मैंने अनंत रख के डायरेक्टली इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। किसी भी श्रेणी की लास्ट लाइन की वेवलेंथ यहाँ से आ सकती है, तो इसको डायरेक्टली जो है मैं लिख देता हूँ। आया कैसे वो तो अपन ने देख लिया, और कितना आया ये ध्यान में रखना है, क्या लैम्डा बराबर कितना, n1 स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर। तो किसी भी श्रेणी के लिए जो अंतिम लाइन है उसकी तरंगदैर्घ्य हमेशा कितनी आती है, n1 स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर तथा फुंड की अंतिम रेखाओं की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर तथा फुंड की अंतिम रेखाओं की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा। तो लैम्डा, एक तो बामर, तो बामर की अंतिम रेखा यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा, 2 से आएगा और कहां से, अनंत में, डिवाइड बाय लैम्डा। फिर फुंड दे रखा है, ठीक है। तो फुंड दे रखा है तो इसके लिए अंतिम रेखा लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनंत से कहां आएगा, 5 में आएगा। क्लियर है बात। तो लैम्डा बामर, अब क्या करना है, n1 स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4 और ये r, ठीक है ना। n1 स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर तो कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए 1, ये निकालते हैं। तो n1 स्क्वायर 25 अपॉन r, खत्म बात। तो ये कितना आ गया 4 बट्टे आर और ये कितना r बट्टे 25। तो आंसर क्या आएगा अपना 4 बट्टे 25, एलो जी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। और देखो जरा, तो ये हो गया अपने पास, ये चीज ध्यान में रखना कि किसी भी श्रेणी के लिए अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य जो कितनी होती है, n1 स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर, किसी भी श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो जरा, देखो
किसी भी श्रेणी के लिए, ठीक है, ये किसी भी सीरीज पर जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, लाइमन बार्मर जो 6 सीरीज बताई है मैंने, किसी पर भी लागू हो सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं केवल एक बार लाइमन के लिए निकाल रहा हूँ, है ना, लाइमन के लिए, लाइमन के लिए, ठीक है। लाइमन की यहाँ पर है फर्स्ट लाइन, यहाँ सेकंड लाइन, यहाँ थर्ड लाइन, यहाँ पर फोर्थ लाइन, और यहाँ पर जो है वो लास्ट लाइन, ठीक है। भाई देखो ज़रा, लाइमन की फर्स्ट लाइन यानी n1 का मान कितना होगा 1, n2 का मान 2, सेकेंड लाइन n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3, n1 1, n2 4, n1 1, n2 जो है वो 5, n1 की वैल्यू 1 और n2 कितना हो गया अनंत। क्लियर? लैम्डा निकालते हैं सबके लिए, ठीक है। तो इसके लिए लैम्डा निकालते हैं तो कितना n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4/3r, ठीक। इसके लिए निकालते हैं तो ये अपने पास आएगा 9/8r, ये आएगा 16/15r, ये आएगा 25/24r, ठीक है। और इसके लिए अंतिम लाइन की वेवलेंथ निकालने का तरीका ये रहा, n1 स्क्वायर कितना 1 अपॉन r z स्क्वायर कितना हो गया 1, हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन जैसे जितने भी है, मतलब जिनमें भी केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन सब के लिए ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने लाइमन के लिए निकाली है, जो कंसेप्ट है वो सबके लिए लागू होता है। एग्जाम्पल अपन ने लाइमन का लिया है, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर 4/3r, ठीक, यानी 1.33, ठीक है, 4/3 का मतलब 1.33 हो गया, और यहाँ पर 1/r, यानी इधर से इधर चल रहा हूँ तो लैम्डा क्या हो रहा है, लैम्डा जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा जो है वो लगातार कम हो रहा है, ठीक है। लैम्डा अगर कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। लैम्डा और एनर्जी ये भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लैम्डा अगर कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी किसी भी श्रेणी की जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, किसी भी श्रेणी की फर्स्ट लाइन की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ठीक। आज के बाद में जैसे बोल दे कि भाई, जैसे मैं बोल दूं बार्मर की अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन, इसका मतलब बार्मर की फर्स्ट लाइन की बात चल रही है। जैसे बोल दूं हम्फ्री की अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन, इसका मतलब हम्फ्री की फर्स्ट लाइन की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम होगी, ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन है। और किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम से कम होती है, न्यूनतम होती है, तो ये जो है ये न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन होती है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन, ठीक है, तो वहां पर समझ जाना कि लास्ट लाइन की बात कर रही है। जैसे लाइमन की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन, इसका मतलब लाइमन की लास्ट लाइन की बात चल रही है। बार्मर की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन, इसका मतलब बार्मर की लास्ट लाइन की बात चल रही है, ठीक है। इसको जो है अधिकतम तरंगदैर्घ्य बोल दो या दीर्घतम तरंगदैर्घ्य बोल दो, तो जब भी अधिकतम या दीर्घतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन के बारे में बोले तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन की बात चल रही है, ठीक है। अगर तरंगदैर्घ्य यहां अधिकतम है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, मिनिमम। अगर लैम्डा जो है वो मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मिनिमम, क्योंकि इन्वर्सली चलते हैं दोनों। अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो एनर्जी भी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, ठीक। यहां पर अगर न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा जो है वो मिनिमम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, एनर्जी भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो अगर कहीं पर ऐसा बोले कि भाई अधिकतम तरंगदैर्घ्य या दीर्घतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन, इसका मतलब फर्स्ट लाइन, कहीं पर बोले अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन, तो अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन का मतलब हो जाएगा लास्ट लाइन। कहीं पर बोले कि अधिकतम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन, अधिकतम आवृत्ति वाली लाइन, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा भाई, लास्ट लाइन, ठीक है। कहीं पर बोले न्यूनतम ऊर्जा वाली लाइन, तो न्यूनतम ऊर्जा वाली लाइन का मतलब हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट लाइन। क्लियर है? किसी भी सीरीज के लिए लागू हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई हम्फ्री की न्यूनतम ऊर्जा वाली लाइन, तो हम्फ्री की न्यूनतम ऊर्जा वाली लाइन का मतलब होगा क्या, हम्फ्री की पहली लाइन, ठीक। पास्चन की अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन, तो पास्चन की अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन का मतलब है पास्चन की लास्ट लाइन, ठीक। मैं बोल दूं आपको ब्रैकेट की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य वाली लाइन, तो ब्रैकेट की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य यानी फर्स्ट लाइन की बात चल रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना,
कि कहाँ पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य, ये जो वर्ड्स है ये क्वेश्चन में काम में लेगा डायरेक्टली। जैसे अभी अपन ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन में डायरेक्टली इन वर्ड्स को काम में लेता है। जैसे क्वेश्चन अपन इस पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने दे दिया कि हाइड्रोजन परमाणु में बामर की दीर्घतम तरंग दैर्घ्य वाली रेखा तथा ब्रैकेट की न्यूनतम ऊर्जा वाली रेखा की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा। देखो जरा क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है वो वर्डिंग काम में ले सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के बामर की दीर्घतम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, लैम्डा बामर। अब दीर्घतम तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होगा, कौन सी लाइन की बात कर रहा है, दीर्घतम तरंग दैर्घ्य का मतलब है ये फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब बामर की फर्स्ट लाइन, यानी कहां से कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 2 में आएगा, कहां से 3 से 2 में आएगा, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ डिवाइड बाय न्यूनतम ऊर्जा, अगर ऊर्जा न्यूनतम है तो लैम्डा क्या होगा, अधिकतम। लैम्डा वापस से अधिकतम आ रहा है तो लैम्डा अधिकतम, इसका मतलब वापस से फर्स्ट लाइन की बात चल रही है। इस बार किसकी फर्स्ट लाइन, ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन, ब्रैकेट की न्यूनतम ऊर्जा वाली लाइन का मतलब ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट। फर्स्ट लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन। इन दोनों की वेवलेंथ का अनुपात पूछ रहा है, खत्म। n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर कर दो तो n1 स्क्वायर 4 n2 स्क्वायर 9 अपॉन कितना 5r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर और 16 माइनस 25 9r, ठीक है। इसको क्या कर ले, इसको सॉल्व कर ले, अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 9 5r और 9 इंटू 9r, नीचे आ गया 16 गुणा 25, ठीक है। r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 4 बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 25 चौक 100, तो 81 अपॉन नीचे आ जाएगा भाई 500, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा दोनों की वेवलेंथ का रेशियो। इस तरह से क्वेश्चन में जो है वो वर्डिंग काम में ले सकता है, ठीक है। अब आपको जो है वो क्या करना है, चलो आज की क्लास में तो क्वेश्चन में टिक नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, और चलो करवा देते हैं ना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको टिक करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाने हैं। और इससे रिलेटेड जो है वो कुछ और प्रॉब्लम्स भी अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के टिक करवा रहा हूँ, जो आज अपन ने पढ़ा है, जो स्पेक्ट्रमी लाइनें अपन ने देखी है ना, इन स्पेक्ट्रमी लाइनों के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर स्टेज फर्स्ट, सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर 77, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्या, 59 से 77, ठीक है, स्टेज फर्स्ट के ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर इसके बाद में स्टेज सेकंड, ठीक है ना, तो स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलो एक बार जो है वो केवल स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन ही आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि पहले थोड़ी सी और प्रैक्टिस की इस पर ज़रूरत पड़ेगी। 2-4 क्वेश्चन इस पर, 2-4 एग्जाम्पल और देखने हैं इस कंसेप्ट पर। तो केवल स्टेज फर्स्ट के जो क्वेश्चन बताए हैं केवल उतने ही आप एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको जो है वो अच्छे से आपने समझा होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को जो है वो क्या करें, रिवाइंड करें, दोबारा देखें, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो आप जो है व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप से जुड़े रहें, बने रहें CLC के साथ लगातार, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।